आज की कहानी है हवस और साजिश। काश जो बात दीपा अब समझ रही है वह पहले ही समझ गई होती। काश उसने अपने पड़ोसी के बहकावे में आकर अपने ही पति किशोर की हत्या नहीं की होती। आज वह जेल के सलाखों के पीछे नहीं होती। यह बात सही है कि उसका पति साधारण व्यक्ति था, पर था तो पति ही, और उसे रखता भी प्यार से ही था। उसका छोटा सा घर, छोटा सा संसार था। हाँ, अनावश्यक दिखावा नहीं करता था किशोर। अनावश्यक दिखावा करता था सतीश, किशोर का दोस्त, उसे भाभी कहने वाला व्यक्ति। वह उसे प्रभावित करने के लिए क्या क्या तिगड़म नहीं लगाता था, पर उस समय दीपा को यह तिगड़म न लगकर सच्चाई लगती थी। उसका पति किशोर सतीश का पड़ोसी होने के साथ साथ उसका मित्र भी था, अतः घर में आना जाना लगा रहता था। सतीश बहुत ही सजीला और स्टाइलिश युवक था। दीपा से वह दोस्त की पत्नी के नाते हंसी मजाक भी कर लिया करता था। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गईं। दीपा को अपने पति किशोर की तुलना में उसका दोस्त सतीश ज्यादा भाने लगा। समय निकाल कर सतीश दीपा से फोन पर बातें भी करने लगा। शुरू शुरू में साधारण बातें, फिर चुटकुलों का आदान प्रदान, फिर कुछ कुछ ऐसे चुटकुले जो सिर्फ काफी करीबी लोगों के बीच ही होती हैं, फिर अंतरंग बातें। किशोर को संदेह न हो इसलिए वह सारे कॉल डिटेल को डिलीट भी कर देती थी। सतीश का नंबर भी उसने सीता के नाम से सेव किया था, ताकि कोई देखे तो समझे कि किसी सहेली का नंबर है। सतीश ने अपने डीपी भी किसी फूल का लगा रखा था। कोई देखकर नहीं समझ सकता था कि वह किसका नंबर है। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि दीपा को सतीश के अलावा कुछ भी नहीं अच्छा लगने लगा। सतीश भी उससे यही कहता था कि उसे दीपा के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता। कई बार जब वह घर में अकेली होती तो सतीश को कॉल कर बुला लेती और दोनों जमकर मस्ती करते थे। घर के अधिकांश सदस्य निचले माले में रहते थे, इसलिए सतीश को छत के रास्ते से आने पर किसी को भनक भी नहीं लगती थी। न जाने कैसे किशोर को भनक लग गई। उसने दीपा से कहा, तुम जो खेल खेल रही हो उससे तुम्हें भी नुकसान है, मुझे भी और सतीश को भी। यह खेल अंतकाल तक तो चल नहीं सकता। तुम चुपचाप अपना लक्षण सुधार लो। कैसी बातें कर रहे हो? सतीश तुम्हारा दोस्त है, इस नाते मैं उससे बातें कर लेती हूँ, तो इसमें तुम्हें खेल नजर आ रहा है? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं उससे बातें नहीं करूँगी। दीपा ने प्रतिरोध किया, पर उसकी आवाज में खोखलापन था। बात आई गई तो हो गई, लेकिन इतना तय था कि अब दीपा और सतीश का मिलना जुलना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो गया था। पर दीपा सतीश के प्यार में अंधी हो चुकी थी। सतीश को शायद दीपा से प्यार तो था नहीं, पर वह उसकी वासना पूर्ति का साधन थी, अतः वह अपने इस साधन को फिलहाल छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन सतीश ने मौका पाकर दीपा को फोन किया। हेलो, कहाँ हो डार्लिंग, और कब मिल रही हो? अब मिलना कैसे संभव होगा? किशोर को पता चल गया है। किशोर को अगर रास्ते से हटा दें तो? इतना आसान काम है क्या? कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह वास्तविक जिंदगी है। आसान है अगर तुम साथ दो। फिल्मी कहानी भी हकीकत के आधार पर ही बनती है। उसे रास्ते से हटा देंगे। यदि संभव हुआ तो लाश को ठिकाने लगा देंगे, अन्यथा पुलिस को तुम खबर करोगी कि उसकी हत्या किसी ने कर दी है। पुलिस अबला विधवा पर शक भी नहीं करेगी। फिर हम भाग चलेंगे कहीं दूर, एक नए सिरे से जिंदगी बिताएंगे। दीपा अपने प्रेमी के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसके सोचने समझने की क्षमता जा चुकी थी। सतीश ने जो प्लान बनाया उसे सुन पहले तो वह सकपका गई, पर बाद में वह इस पर अमल करने के लिए राजी हो गई। प्लान के अनुसार उस रात दीपा किशोर को खाना खिलाने के बाद कुछ देर उसके साथ बातें करती रही, फिर दोनों सोने चले गए। दीपा किशोर से काफी प्यार से बातें कर रही थी। दोनों बातें करते करते आलिंगनबद्ध हो गए। आज दीपा काफी बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रही थी। किशोर को भी यह बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि दीपा सुबह की भूली हुई शाम को घर वापस आ गई है। वह भी काफी उत्साहित, उत्तेजित महसूस कर रहा था। देखते देखते उसके हाथ दीपा के शरीर पर फिसलने लगे। वह उसके अंग प्रत्यय को सहलाता रहा था, दबा रहा था। दीपा भी कभी कभी उसके बालों पर हाथ फेरती, कभी उस पर चुम्बन की बौछार कर देती। प्यार अपने उफान पर था।
दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे में समाते रहे। फिर किशोर निढाल होकर हाँफते हुए करवट बदलकर सो गया। दीपा जब निश्चिंत हो गई कि किशोर सो गया है, तो वह रूम से बाहर आकर अपने मोबाइल से सतीश को मैसेज किया। सतीश इसी ताक में था। उसके घर की छत किशन के घर की छत से मिला हुआ था, इसीलिए उसे आने में कोई परेशानी नहीं होनी थी। जैसे ही उसे मैसेज मिला, वह छत के रास्ते ही किशोर के घर में चला आया। दीपा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह उसे उस रूम में लेकर गई जिसमें किशोर बेसुध सोया हुआ था। सतीश अपने साथ रस्सी लेकर आया था। उसने धीरे से रस्सी को किशोर के गर्दन के नीचे डालकर फंदा बनाया और फिर जोर से दबा दिया। नींद में होने के कारण जब तक किशोर समझ पाता, स्थिति काबू से बाहर हो चुकी थी। तड़पते हुए किशोर अपने हाथ पैर फेंक रहा था। दीपा ने उसके पैर को अपने हाथों से दबा दिया। उधर सतीश ने रस्सी पर पूरी शक्ति लगा दी। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर किशोर का शरीर ढीला पड़ गया। अब आगे क्या किया जाए, यह एक मुश्किल समस्या थी। लाश को बाहर ले जाने से लोगों के जान जाने का खतरा था। सतीश छत के रास्ते वापस अपने घर चला गया। दीपा ने रोते कलपते हुए निचले माले पर सोए घर के सदस्यों को जाकर बताया कि किसी ने किशोर की हत्या कर दी है। पूरे घर में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। योजना यही थी कि कुछ दिनों के बाद दीपा सतीश के साथ कहीं दूर जाकर रहने लगेगी, पर पुलिस को एक बात नहीं पच रही थी कि पत्नी के बगल में सोए पति की कोई हत्या कर जाएगा और पत्नी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस दीपा से तथा आसपास के अन्य लोगों से तहकीकात करती रही। किसी ने पुलिस को सतीश और दीपा के प्रेम प्रसंग की बात बता दी। पुलिस ने सतीश से भी पूछताछ की। उसका जवाब कुछ बेमेल सा लगा, तो उसके मोबाइल कॉल की डिटेल ली गई। स्पष्ट हो गया कि दोनों के बीच कई हफ्तों से बातें हो रही हैं। कड़ी पूछताछ हुई तो दीपा टूट गई। उसने सारी बातें पुलिस को बता दी। सतीश और दीपा दोनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब दीपा को एहसास हुआ कि उसने अपने प्रेमी के बहकावे में आकर गलत कदम उठा लिया था। अब उनके पास पछतावे के सिवा कोई चारा नहीं था। Audio Jungle.